हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल के सभी करंट अफेयर, साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो अभी कनाडा की फोटो जर्नलिस्ट है अम्बर ब्रेकन और इनको ही वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है। इनकी कौन सी फोटो के लिए यह खिताब इनको मिला है? तो फ्रेंड्स, ये है वो फोटो, ये कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल का एक फोटो है। कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल ने दुर्व्यवहार, बीमारी और उपेक्षा से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में उन बच्चों के कब्र के ऊपर जो ये क्रॉस होता है, उस क्रॉस पर ये कपड़े लटकाए थे और इसकी फोटोग्राफी किसने की थी? अम्बर ब्रेकन ने। और इसी के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है। 70 साल में ऐसा पहला मौका है जब किसी फोटो पर किसी इंसान की तस्वीर नहीं है, फिर भी उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल जीएस कैरियर एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई के लेखक कौन है? तो अभी विनोद राय जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है जिसका टाइटल है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। ये है विनोद राय जी, जो भारत के पूर्व महालेखा नियंत्रक रह चुके हैं और साथ में बीसीसीआई की कमेटी के प्रमुख भी रह चुके हैं। और इनके द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है जिसका टाइटल है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। अब बात आती है इम्पोर्टेंट बुक की, तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हैं। तो एक बुक जिसका टाइटल है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, इसको लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। एक यह बुक लॉन्च हुई है क्वीन ऑफ फायर, इसकी लेखिका है देविका रंगाचार्य। पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इसको लिखा है के श्याम प्रसाद ने। एनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसकी लेखिका है ऋचा मिश्रा। द मिलेनियम योगी, इसको लिखा है दीपम चैटर्जी ने। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है और आपके आने वाली परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की है? तो अभी एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की गई है। अवसर का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसियंस ऑफ द रीजन, और इसको शुरू किया है एएआई ने। अब एएआई ने शुरू किया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है टॉम्ब ऑफ सैंड। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। यह है टॉम्ब ऑफ सैंड जो अभी नॉमिनेट हुई है या शॉर्टलिस्ट हुई है बुकर पुरस्कार के लिए, और इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। इसमें इनामी राशि रखी गई है 50,000 पाउंड। किस देश के द्वारा दी जाती है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 2021 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता थे डेविड डियोप, जो कि फ्रांस के हैं, और इनका एक उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक,
और इसी के लिए इनको 2021 में यह पुरस्कार मिला था। टॉम्ब ऑफ सैंड जो यह उपन्यास है, इसका हिंदी में जो अनुवाद किया गया है, तो हिंदी में अनुवाद है गीतांजलि श्री के द्वारा और अंग्रेजी में अनुवाद किया है इसका डेजी रॉकवेल ने। हिंदी में इसका टाइटल है रेत समधि और इंग्लिश में है टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अभी उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड मिसाइल रेंज में DRDO के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और इसका परीक्षण किया है DRDO ने। इसी वर्ष फरवरी 2022 में DRDO ने मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल यानी MRSAM को भी उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो अभी हाल फिलहाल में DRDO ने 2 मिसाइल का परीक्षण किया है, आप दोनों को याद रखिएगा। और दोनों को कहां से किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। DRDO की बात आ रही है तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है G सतीश रेड्डी और इसका आदर्श वाक्य जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो अभी दिल्ली ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित बन गया है। दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल किया है और पहले 10,000 खरीदारों को प्रत्येक को 5500 रुपये की सब्सिडी देगी दिल्ली की सरकार। इसमें यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों को शामिल किया गया है जिनकी गति जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है। दिल्ली की बात आ रही है तो दिल्ली एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है। इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? मनीष सिसोदिया। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। बात करते हैं टॉप 5 भारत का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर्स। भारत के पहले ई कचरा यानी ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भोपाल में। डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है। भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। बेंगलुरु में देश की पहली ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई खोली गई है। ई कचरे से निपटने के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का 57वां वीरता दिवस या शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो अभी 9 अप्रैल को CRPF का 57वां वीरता दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, इसी वर्ष 19 मार्च को CRPF का स्थापना दिवस भी मनाया गया था और अभी 9 अप्रैल को CRPF का वीरता दिवस मनाया गया है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। 19 मार्च को होता है CRPF का फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस और 9 अप्रैल को होता है CRPF का वीरता दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 9 अप्रैल 1965 को CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इसी में सरदार पोस्ट में CRPF ने यह कारनामा किया था। इसी में जब CRPF के 4 जवान शहीद हो गए थे, उन जवानों की याद में CRPF 9 अप्रैल को इसको श्रद्धांजलि के रूप में वीरता या शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है। आप कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। CRPF का स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
आदर्श वाक्य सीआरपीएफ का क्या है? सेवा और वफादारी। और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो ब्लू नाइल नदी, इसका उद्गम होता है इथियोपिया में। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये है इथियोपिया और यहाँ पे है लेक टाना, और लेक टाना से ही ब्लू नाइल नदी का उद्गम होता है। अब ये खबरों में क्यों है? तो ब्लू नाइल नदी जब सूडान देश में पहुंचती है तो सूडान में ब्लू नाइल नदी के अंदर अभी एक जहाज दुर्घटना हुई है और इस जहाज दुर्घटना में 36 महिलाओं की मृत्यु हुई है और इसी के वजह से ब्लू नाइल नदी अभी खबरों में भी थी। इसीलिए याद रखिएगा कि ब्लू नाइल नदी का उद्गम होता है इथियोपिया से। कहां से होता है? इथियोपिया के लेक टाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं? तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पिछले 20 सालों में जो जंगल में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं हुई हैं तो वह मिजोरम के राज्य में हुई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जो अलग अलग रिपोर्ट आती है जंगलों या वनों के लिए, वो कहां से हर वर्ष प्रकाशित होती है? इसको प्रकाशित किया जाता है, इसको जारी किया जाता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून से। अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत किस राज्य में है, तो सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश और पिछले 2 सालों से मध्य प्रदेश टॉप पर है वनों के प्रतिशत में, यानी वनों की वृद्धि में। और जो जंगलों में आग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं पिछले 20 सालों में, तो कहां पर हुई हैं? मिजोरम में। अब मिजोरम यहां पर है, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा। और राज्यपाल कौन है मिजोरम के? कोहारी बाबू। कौन है? के हरि बाबू। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और इसके नए चीफ अभी नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में नवीन अरोड़ा। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और अभी इनको उत्तर प्रदेश के एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी गाओफोन 03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गाओफोन 03 को अभी चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और लॉन्च किया है चीन ने। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, इस उपग्रह को लॉन्च मार्च से रॉकेट फॉर ज्यूकिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। कहां से इसको लॉन्च किया गया है? ज्यूकिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और लॉन्च किया है चाइना ने। तो चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते हैं। भारत चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इसी तरह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है फ्रेंड्स? रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। और भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा का रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो तीनों रेखाओं को आप याद रखिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और एक यूनियन टेरिटरी से भी साझा करता है, लद्दाख से। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ईस्ट साइड है चीन, यहाँ पे लद्दाख से शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से करता है, और किससे करता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। चीन की यांगत्से नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी है चीन की यांगत्से नदी। हवांग हो नदी, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको चीन का शोक कहा जाता है। क्यों बोलते हैं चीन का शोक? क्योंकि इस नदी के वजह से चीन में हर साल बाढ़ आ जाती है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा का क्या बोलते हैं? रेनबिनबी। और संसद का क्या नाम है चीन की? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया 11 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। जापान को संसद को क्या कहते हैं? डाइट। और अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जापान की संसद को डाइट बोलते हैं, अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? आप इसको आंसर करिएगा कमेंट में। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। लघु संविधान किस संविधान संसद संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन बोलते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब 10 अप्रैल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। कल के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। किस देश में हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? स्वीडन में। हाल ही में किसने मानव तस्करी विरोधी सेल को शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है? तो इस प्रस्ताव को विधानसभा हरियाणा की विधानसभा ने पारित किया है। हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अभी अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया है। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो इसको उत्तराखंड में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक समिति का गठन किया है? पश्चिम बंगाल ने। अलेक्जेंडर बुसिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सर्बिया के। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से निलंबित कर दिया है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को UNHRC से निलंबित कर दिया है। अब आज के क्विज, तो आज के क्विज में है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए करो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।